नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज कई अहम दस्तावेज हैं, जिनमें 5 नवंबर 2025 का द हिंदू अखबार और कुछ और रिपोर्ट शामिल हैं। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों की गहराई में उतरेंगे जो शासन, कानून, पर्यावरण और विज्ञान की पेचीदा दुनिया से जुड़े हैं। बिल्कुल। और हमारी कोशिश होगी कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी जानकारी और नुक्ते हैं, उन्हें आसान भाषा में आपके सामने रखें ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो आज हम किन किन चीज़ों पर गौर करने वाले हैं? हम बात करेंगे मतदाता सूची के खास गहन संशोधन यानी SIR 2.0 और उससे जुड़े सवालों पर। फिर देखेंगे सरोगेसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती को, खासकर दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर रोक के मामले में। हाँ, और POSO एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की फिक्र भी समझेंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर कानून और अदालतों का क्या रुख है, वो भी जानेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स देश कैसे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, इस पर भी बात होगी जी। और भारत के ग्रीन इंडिया मिशन का नया रोड मैप क्या है और हमारे जंगलों का भविष्य कैसा दिख रहा है। साथ ही ब्लैक होल के छोटे टुकड़ों यानी मॉसेल्स और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की दिलचस्प खोज पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर में हवाई किराए की वापसी पर DGCA के नए प्रस्तावित नियम क्या हैं और हमारी खाद्य प्रणालियों का धरती की सीमाओं पर क्या असर पड़ रहा है। इस पर EAT लैंसेट रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी देखेंगे। तो काफी कुछ है आज खंगालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2.0 की। ये मतदाता सूची को अपडेट करने का एक कह सकते हैं बड़ा अभियान है, जो 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। करीब 51 करोड़ वोटर्स इसके दायरे में आएंगे। 51 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसमें हो क्या रहा है, मतलब प्रक्रिया क्या है? इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर वोटर्स को पहले से कुछ जानकारी भरे हुए गणना फॉर्म दे रहे हैं। ये काम 4 दिसंबर तक चलना है। अच्छा, सुनने में तो ये एक रूटीन प्रक्रिया लगती है, लेकिन इसमें फिर पेच कहाँ है? विवाद क्यों हो रहा है? पेच इसके पैमाने और तरीके में है। ये बहुत बड़ा अभियान है। देखिए, 5 लाख से ज्यादा BLO हैं, करीब 7.5 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं जो राजनीतिक दलों के होते हैं। और इसका पहला फेज बिहार में हुआ था, जहां 68 लाख से ज्यादा नाम लिस्ट से हटाए गए थे। 68 लाख? हाँ, तो इसी बड़े पैमाने पर नाम हटने की आशंका से विवाद खड़ा हो रहा है ना? बिल्कुल, काफी जोरदार विरोध है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे साइलेंट इनविजिबल रिगिंग यानी खामोश अदृश्य धांधली तक कह दिया है। बाप रे। और तमिलनाडु की DMK तो इसे सुप्रीम कोर्ट ले गई है। जी हाँ, उनका कहना है कि ये तरीका मनमाना है, गलत है और वोटर्स को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। उनके मुख्य तर्क क्या हैं सुप्रीम कोर्ट में? मतलब किस आधार पर चुनौती दी है? देखिए, DMK का कहना है कि ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 यानी सबको वोट देने का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)A यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें वोट देना भी शामिल है, उसका उल्लंघन करती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कानून में ऐसे फॉर्म का जिक्र नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट या उसके नियमों में इस तरह के गणना फॉर्म का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो असल चिंता इस बात की है कि लोगों के नाम कट सकते हैं बिना सही प्रक्रिया के। बिल्कुल, यही डर है। DMK का तर्क है कि पहले बिना कोई दस्तावेज मांगे लोगों को ये फॉर्म दिया जा रहा है और अगर वो इसे वापस नहीं भरते तो BLO को खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि वोटर वहां रहता है या नहीं, या कहीं और चला गया है, या शायद मृत्यु हो गई है, या नाम 2 बार दर्ज है। और फिर इसके बाद उस वोटर को शायद दोबारा फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाना पड़े। DMK को डर है कि BLOs के पास कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है और वो अपनी मर्जी से नाम हटाने या रखने की सिफारिश कर सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इसी से जुड़ा एक और मसला है, वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह होना, यानी डबल एंट्रीज का। एक लेख में प्रशांत किशोर का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, ये एक जानी मानी समस्या है। कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 17 और 18 साफ तौर पर कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा जगह अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा सकता। तो फिर ये होता क्यों है? अक्सर ऐसा तब होता है जब वोटर नई जगह नाम जुड़वा लेता है लेकिन पुरानी जगह से नाम कटवाना भूल जाता है या ERO समय पर नहीं काटते।
धारा 22B और 23(2) में प्रक्रिया तो है, लेकिन अमल में दिक्कत आती है। तो इसका हल क्या सुझाया गया है? लेख में सुझाव दिया गया है कि चुनाव आयोग का जो डिजिटल सिस्टम है, ECINET और आधार को अगर बेहतर तरीके से जोड़ा जाए तो इस समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। इससे शायद 2.0 जैसी कवायद ज्यादा भरोसेमंद बन पाएगी। और क्या कोई और भी इस SIR 2.0 पर सवाल उठा रहा है, मतलब राजनीतिक दलों के अलावा? हाँ, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस राष्ट्रव्यापी SIR पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग के पास इस तरह पूरे देश में एक साथ इतना गहन संशोधन करने का अधिकार या जनादेश नहीं है, खासकर जब इसके लिए कोई ठोस सबूत या डेटा नहीं दिया गया है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि RPA एक्ट की धारा 21(2) के तहत लिस्ट का संशोधन हर आम चुनाव या उपचुनाव से पहले या सालाना होना चाहिए, लेकिन इस तरह एक साथ पूरे देश में करना, वो भी बिना किसी ठोस आधार के, ठीक नहीं है। तो ये तो हुआ चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम कानूनी मसला। अब एक और कानूनी मुद्दे पर आते हैं जो व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा है, सरोगेसी। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार कर रहा। जी, सवाल ये है कि क्या सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 का वो हिस्सा जो ऐसे शादीशुदा जोड़ों को दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी का इस्तेमाल करने से रोकता है जिन्हें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, यानी वो पहले बच्चा पैदा कर चुके हैं लेकिन दोबारा गर्भधारण में दिक्कत आ रही है। हाँ, तो क्या ये रोक नागरिकों की अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की पसंद पर सरकार का अनुचित प्रतिबंध है? ये कानून की कौन सी धारा है और सरकार का इस पर क्या कहना है? सरकार तो रोक का बचाव कर रही होगी। बिल्कुल, ये धारा है 43C2। केंद्र सरकार इसका बचाव कर रही है। उनका तर्क है कि सरोगेसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें एक दूसरी महिला यानी सरोगेट माँ के शरीर का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये बात तो है। सरकार का कहना है कि सरोगेसी का रास्ता तभी अपनाना चाहिए जब बच्चा पाने के बाकी सारे तरीके जैसे प्राकृतिक गर्भधारण या IVF जैसी ART तकनीकें नाकाम हो चुकी हों। उनका ये भी कहना है कि संविधान किसी को दूसरे व्यक्ति के शरीर पर अधिकार नहीं देता। लेकिन जो याचिकाकर्ता दंपत्ति हैं, उनकी क्या दलीलें हैं? वो क्या कह रहे हैं? उनकी वकील मोहिनी प्रिया का तर्क है कि सरकार लोगों की निजी जिंदगी और बच्चे पैदा करने जैसे फैसलों में दखल नहीं दे सकती। उन्होंने ये भी कहा कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी झेलना भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होता है और समाज में इसे अक्सर एक कलंक की तरह देखा जाता है। और कानून की परिभाषा पर भी कुछ कहा। हाँ, उनका ये भी कहना है कि कानून में बांझपन की जो परिभाषा है वो सिर्फ पहली बार बच्चा न होने तक सीमित नहीं है, इसलिए वो इस धारा 43C2 में ढील चाहते हैं। क्या इस कानून में कोई अपवाद भी है? मतलब क्या किसी स्थिति में दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी की इजाजत है? हाँ, सरकार ने बताया कि इसी धारा में एक परंतुक है। ये ऐसे जोड़ों को छूट देता है जिनका मौजूदा बच्चा किसी गंभीर मानसिक या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है या ऐसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। अच्छा, तो ये अपवाद है। जी, ये छूट तब भी मिलती है चाहे वो बच्चा जैविक हो, गोद लिया हुआ हो या सरोगेसी से ही क्यों न हुआ हो। सरकार के मुताबिक ये एक सोच समझकर बनाया गया संतुलन है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ दिलचस्प टिप्पणियां भी हुईं। जजों ने कुछ कहा? हाँ, सुनवाई के दौरान जस्टिस BB नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा कि ये जो रोक लगाई गई है वो उचित लगती है। उन्होंने देश की बढ़ती आबादी का भी जिक्र किया। ओह, तो फिर वकील ने क्या जवाब दिया? वकील ने जवाब दिया कि देश में कोई एक बच्चे की नीति तो है नहीं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अडॉप्शन रेगुलेशंस तो 3 बच्चों को गोद लेने की इजाजत देते हैं। तो ये मामला अभी कोर्ट में है, देखते हैं क्या फैसला आता है। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और चिंता पर बात करते हैं। कोर्ट ने POSOH एक्ट यानी बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और उन्होंने पाया कि इस कड़े कानून का इस्तेमाल कई बार बदला लेने के लिए उन स्थितियों में किया जा रहा है जिनके लिए कानून बना ही नहीं था। किस तरह के दुरुपयोग की बात कही कोर्ट ने? मतलब उदाहरण क्या है? जस्टिस नागरत्ना ने खासतौर पर कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की लगभग एक ही उम्र के होते हैं, उनके बीच कोई सहमति से बना रोमांटिक रिश्ता होता है और फिर लड़की के माता पिता लड़के के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज करा देते हैं। ये तो गंभीर बात है। तो कोर्ट क्या करने का सोच रही है? कोर्ट ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती हैं, खासकर किशोर लड़कों के बीच।
ये मामला कोर्ट के सामने आया कैसे? क्या किसी याचिका पर सुनवाई हो रही थी? हाँ, ये सुनवाई एक रिट याचिका पर हो रही थी जो सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में बढ़ोतरी का एक कारण स्कूलों में लैंगिक समानता पर सही शिक्षा न मिलना है। अच्छा, तो उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की मांग की थी? जी, उन्होंने मांग की थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता और कानूनी साक्षरता को जल्दी शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर कई राज्यों से जवाब भी मांगा है। ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है जहां कानून के मकसद और उसके अमल के बीच संतुलन साधना जरूरी है। अब एक और कानूनी मामला देखते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र है। हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह संकेत दिया है कि जो नियमित तौर पर प्रतियोगिताएं या टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें शायद प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। क्यों? कोर्ट का क्या तर्क है? कोर्ट का मानना है कि ये शायद सट्टेबाजी और जुए की परिभाषा में नहीं आते। ये 2025 का कानून क्या करता है, थोड़ा बताएंगे? ये कानून असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स, उनसे जुड़ी बैंकिंग सेवाओं और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाता है। और ये मामला किस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया? ये मामला एक शतरंज खिलाड़ी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया जो ऑनलाइन शतरंज खेलकर अपनी रोजी रोटी कमाता है और अपना एक ऐप भी लॉन्च करने वाला था। तो कोर्ट का क्या रुख था? जस्टिस पारदीवाला ने कुछ कहा? हाँ, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने टिप्पणी की कि अगर ये टूर्नामेंट है तो कानून से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट तो पूरी तरह से बाहर है। लेकिन सरकार का पक्ष क्या था? सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने कहा कि याचिकाकर्ता टूर्नामेंट नहीं खेलता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल सट्टेबाजी या जुए में शामिल नहीं है, बल्कि ये कंपनियों द्वारा आयोजित ऑनलाइन टूर्नामेंट है। तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? कोई फैसला आया? नहीं, अभी फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने इस याचिका को उन दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ने पर सहमति जताई है जिनमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इस नए कानून को चुनौती दी है। अब इस पर 26 नवंबर को विस्तार से सुनवाई होगी। ठीक है, चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। ब्रिक्स देशों की बात करते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। एक लेख में बताया गया है कि ये देश कैसे डॉलर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोशिश काफ़ी समय से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत तो 2014 में फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में हुई थी, जब न्यू डेवलपमेंट बैंक और कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाए गए थे। ये विकासशील देशों द्वारा स्थापित पहले ऐसे बड़े वित्तीय संस्थान थे। और फिर रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है ना? बिल्कुल। 2015 में जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो ब्रिक्स देशों ने आपसी व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की। फिर 2017 में करेंसी स्वैप, स्थानीय मुद्रा में निपटान और सीधे निवेश पर सहमति बनी। और फिर पेमेंट्स टास्क फोर्स भी बनी। जी, ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स बनाई गई और हाल ही में 2024 के कजान शिखर सम्मेलन में स्थानीय मुद्राओं में भुगतान को आसान बनाने पर जोर दिया गया, खासकर ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव के तहत। ये ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव क्या है? क्या ये स्विफ्ट का विकल्प है? अक्सर ये बात सुनने में आती है। आप कह सकते हैं हाँ, इसे ब्रिक्स पे भी कहा जा रहा है। ये स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भरता कम करने के लिए इस समूह का अब तक का सबसे ठोस कदम लगता है। स्विफ्ट वो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा बैंक एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करते हैं। और इस पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण ज्यादा है। बिल्कुल, G10 देशों के केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण है। तो ब्रिक्स पे का मकसद है ज्यादा वित्तीय आजादी हासिल करना और अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के जोखिम को कम करना। और 2024 में ईरान भी ब्रिक्स में शामिल हो गया, जो खुद लंबे समय से प्रतिबंध झेल रहा है। इससे तो ये मकसद और अहम हो गया होगा। निश्चित रूप से। कजान शिखर सम्मेलन में एक ब्रिक्स बैंक नोट का अनावरण भी किया गया था। ये भले ही प्रतीकात्मक रहा हो, लेकिन इसने अमेरिका के तत्कालीन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया जरूर भड़काई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था, उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। जी, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाते हैं या डॉलर को बदलने के लिए किसी और मुद्रा का समर्थन करते हैं तो वो उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या ये ब्रिक्स पे वाकई हकीकत बन सकता है? मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है?
इसके सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, इसकी संभावना काफी दिखती है क्योंकि जरूरी बुनियादी ढांचा सदस्य देशों के पास पहले से मौजूद है, जैसे रूस का SPFS, चीन का सिप्स है, भारत का अपना UPI है और ब्राजील का पिक्स सिस्टम है। तो चुनौती क्या है फिर? असली चुनौती इन अलग-अलग सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ काम करने लायक बनाना है, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी, और साथ ही सदस्य देशों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा। जैसे चीन चाहेगा कि उसका सिप्स ज्यादा फैले, भारत UPI को आगे बढ़ाना चाहेगा। हाँ, ये बात तो है। अक्टूबर 2024 में मॉस्को में ब्रिक्स पे का एक प्रोटोटाइप दिखाया भी गया था शायद। जी, दिखाया गया था। ये दिलचस्प है। भारत का UPI तो 9 देशों में चलता है, लेकिन अभी ब्रिक्स के भीतर इससे उतनी स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि चीन का सिप्स ज्यादा फैला हुआ लगता है। हाँ, चीन का सिप्स 120 से ज्यादा देशों में काम करता है, जिसमें भारत को छोड़कर बाकी सभी ब्रिक्स सदस्य शामिल हैं। ब्राजील का पिक्स लैटिन अमेरिका में लोकप्रिय है, तो ये देखना होगा कि ये देश कैसे मिलकर काम करते हैं। शायद बाहरी दबाव, जैसे मिस्टर ट्रंप के बयान, इन्हें आपसी मतभेद भुलाकर जल्दी काम करने पर मजबूर कर दें। हो सकता है, ये भी एक संभावना है। चलिए, अब पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। भारत का ग्रीन इंडिया मिशन GIM। चर्चा में है। इसके संशोधित खाके में एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। क्या है वो लक्ष्य? जी, लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी वन और गैर वन भूमि को फिर से हरा भरा करना। 25 मिलियन हेक्टेयर, काफी बड़ा क्षेत्र है ये। और ये भारत की जलवायु प्रतिज्ञा से जुड़ा है। हाँ, ये भारत की जलवायु परिवर्तन से लड़ने की प्रतिज्ञा से सीधे जुड़ा है, जिसके तहत हमें इस दशक के अंत तक 3.39 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की अतिरिक्त क्षमता बनानी है, जिसे कार्बन सिंक कहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितना जंगल लगाना है, बल्कि ये भी है कि कैसा लगाना है ना। एक IIT की स्टडी कुछ चिंताजनक बात कह रही थी। हाँ, 2025 की एक IIT स्टडी बताती है कि बढ़ते तापमान और मिट्टी में नमी कम होने की वजह से भारत के घने जंगलों की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता, मतलब फोटोसिंथेसिस, उसमें 12% की गिरावट आई है। ओह, तो मतलब जंगल कार्बन सोखने में उतने कारगर नहीं रहे। जी, इसलिए सिर्फ पेड़ लगा देना काफी नहीं है। हमें ऐसे जंगल बनाने होंगे जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेल सके, यानी जिनमें पारिस्थितिक लचीलापन हो। ये जो नया GIM खाका है, ये किस आधार पर बना है और इसका फोकस कहाँ है? ये 2015 से 2021 के बीच जो 11.22 मिलियन हेक्टेयर में वनीकरण हुआ है, उसी पर आधारित है। नया खाका खास तौर पर जैव विविधता से भरपूर इलाकों जैसे अरावली, पश्चिमी घाट, मैंग्रोव पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसे राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, वाटरशेड योजनाओं और कैंपा जैसी दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की भी कोशिश है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? बिल्कुल, 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, सामुदायिक भागीदारी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 होने के बावजूद अक्सर देखा गया है कि पेड़ लगाने के अभियानों में स्थानीय समुदायों की अनदेखी होती है। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है। और दूसरी, पारिस्थितिकी डिजाइन। कई बार यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो जल्दी तो बढ़ते हैं लेकिन पानी ज्यादा सोखते हैं और स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरत है कि स्थानीय और उस जगह के लिए उपयुक्त प्रजातियां लगाई जाएं, मोनोकल्चर से बचा जाए। और तीसरी चुनौती क्या है? फंडिंग। हाँ, तीसरी है फंडिंग। कैंपा फंड में 95,000 करोड़ से ज्यादा जमा है, लेकिन इसका इस्तेमाल ठीक से और लगातार नहीं हो पा रहा है। जैसे दिल्ली ने 2019-24 के बीच मंजूर हुए फंड का सिर्फ 23% ही खर्च किया। GFIM को भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता। तो समाधान क्या हो सकता है? इन चुनौतियों से कैसे निपटें? पेड़ लगाना नहीं, बल्कि जंगलों को उनकी पुरानी स्थिति में लौटाने, यानी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का हुनर सिखाना होगा और इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। और पारदर्शिता, फंडिंग का सही इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित हो? हाँ, पारदर्शिता बढ़ानी होगी। शायद एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाकर जिसमें पता चले कि कितने पेड़ जिंदा बचे, कौन सी प्रजातियां लगाई गईं और पैसा कहाँ खर्च हुआ। कैंपा का दायरा भी सिर्फ पेड़ लगाने से आगे बढ़ाकर भागीदारी योजना और जरूरत के हिसाब से बदलाव करने तक ले जाना होगा। क्या कुछ राज्य इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं? कोई उदाहरण है? हाँ, कुछ अच्छी पहले दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश का बायोचार कार्यक्रम है, जो कार्बन क्रेडिट भी कमा रहा है और जंगल की आग का खतरा भी कम कर रहा है।
उत्तर प्रदेश ने इस साल 39 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं और वो ग्राम परिषदों को कार्बन बाजारों से जोड़ने की सोच रहा है। तमिलनाडु ने 3 सालों में अपने मैंग्रोव कवर को लगभग 2 गुना कर लिया है। चलिए, ये अच्छी खबरें हैं। अब थोड़ा विज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। हम जानते हैं ये हमें जमीन पर टिकाए रखती है, लेकिन क्वांटम लेवल पर यानी बहुत ही छोटे पैमाने पर भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। जी, और बाकी सभी प्राकृतिक ताकतों को तो क्वांटम थ्योरी में समझाया जा चुका है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का क्वांटम विवरण अभी भी एक पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक अक्सर ब्लैक होल की तरफ देखते हैं। हाँ, उन्हें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए सबसे अच्छी कुदरती प्रयोगशाला माना जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया था कि ब्लैक होल के किनारे यानी इवेंट हराइजन के पास क्वांटम प्रभावों की वजह से थोड़ी ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, जिसे हॉकिंग विकिरण कहते हैं। अब एक नई थ्योरी आई है जो बहुत छोटे ब्लैक होल की बात कर रही है, ब्लैक होल मोर्सल्स। ये क्या है? सुनने में बड़ा अजीब नाम है। हाँ, ये एक सैद्धांतिक अध्ययन का नतीजा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब ब्रह्मांड में भयंकर टकराव होते हैं, जैसे कि 2 ब्लैक होल का विलय होता है, तो उनसे शायद बहुत छोटे छोटे ब्लैक होल के टुकड़े छिटक सकते हैं। इन्हें ही ब्लैक होल मॉर्सल्स कहा गया है। और इनका वजन कितना हो सकता है? इनका वजन शायद किसी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड जितना हो सकता है, लेकिन ये अपने मूल ब्लैक होल से कहीं ज्यादा गर्म होंगे। तो ये मोर्सल्स क्वांटम गुरुत्वाकर्षण को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये इतने खास क्यों हैं? ये मॉर्सल्स भी हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत गर्म होंगे तो इनका विकिरण भी बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला होगा। इनसे उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन्स और न्यूट्रिनो निकलेंगे, जिन्हें हमारे आजकल के गामा रे टेलीस्कोप पकड़ सकते हैं। और ये जल्दी खत्म भी हो जाएंगे? जी, ये मॉर्सल्स बहुत जल्दी वाष्पित हो जाएंगे, जिससे उच्च ऊर्जा कणों का एक धमाका होगा। क्या इस धमाके का कोई खास सिग्नल होगा जिसे हम पहचान सकें? हाँ, वैज्ञानिकों की गणना बताती है कि ये धमाका एक खास सिग्नल छोड़ेगा। अगर 2 ब्लैक होल का विलय होता है तो उसके कुछ समय बाद गामा किरणों का एक विलंबित उत्सर्जन दिख सकता है। ये इन मोर्सल्स के वाष्पित होने का संकेत हो सकता है। और हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप्स हैं जो इसे देख सकते हैं? बिल्कुल। हेस, हैक, LHASO और फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण ऐसे संकेतों की तलाश के लिए बिल्कुल सही हैं। शोधकर्ताओं ने हेस के डेटा का विश्लेषण करके अपनी इस परिकल्पना को परखना शुरू भी कर दिया है। अगर ये मॉर्सल्स वाकई मौजूद हैं तो ये तो बहुत बड़ी खोज होगी। यकीनन, ये हमें अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की असली प्रकृति के बारे में कुछ सबसे गहरे सवालों के जवाब देने में मदद कर सकते हैं। हॉकिंग विकिरण में क्वांटम संरचना के निशान छिपे होते हैं, और अगर हम इन मॉर्सल्स से आने वाले विकिरण का अध्ययन कर पाएं तो शायद हमें मौजूदा सिद्धांतों से कुछ अलग देखने को मिले, जो क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की नई समझ दे सकता है। वाह! विज्ञान की इन गहराइयों से निकलकर अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े एक मामले पर आते हैं, हवाई सफर और किराए की वापसी। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA कुछ नए नियम लाने का प्रस्ताव कर रहा है। जी हाँ, और इसमें यात्रियों के लिए कुछ राहत की बात हो सकती है। एक अहम प्रस्ताव ये है कि अगर कोई यात्री किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है तो एयरलाइन को पूरा किराया वापस करना होगा या फिर उतने ही मूल्य का क्रेडिट नोट देना होगा जिसे भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में कैंसिलेशन महंगा पड़ता है। जी। और अगर टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया हो तो अक्सर रिफंड मिलने में दिक्कत होती है। इस पर भी DGCA ने ध्यान दिया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे मामलों में भी एयरलाइन की सीधी जिम्मेदारी होगी कि वो यात्री को रिफंड करे, न कि यात्री एजेंट या पोर्टल के चक्कर काटता रहे। और समय सीमा भी तय की है। हाँ, ये रिफंड प्रक्रिया 21 वर्किंग डेज के अंदर पूरी करनी होगी। ये भी अच्छा कदम है। टिकट बुक करने के बाद अगर प्लान बदल जाए तो उसमें बदलाव करने के लिए भी कुछ है, वो 24 घंटे वाली विंडो। हाँ, अभी नियम है कि बुकिंग के 24 घंटे के अंदर आप बिना किसी शुल्क के टिकट में बदलाव कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, बशर्ते फ्लाइट 7 दिन बाद की हो। DGCA ने इस 24 घंटे की विंडो को बढ़ाकर 48 घंटे करने की सिफारिश की है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। लेकिन 1 मिनट, साथ में एक शर्त भी जोड़ी है। ये मुफ्त बदलाव तभी मिलेगा जब घरेलू उड़ानों के लिए बदलाव प्रस्थान की तारीख से कम 5 दिन पहले और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन पहले किया जाए। अच्छा, तो विंडो तो बढ़ी लेकिन शर्तें थोड़ी बदल गईं। हाँ, इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए भी कुछ नए नियम हैं।
हाँ, डीजीसीए ने दिव्यांग यात्रियों के लिए संशोधित नियम जारी कर दिए हैं। इसमें एक अहम बदलाव यह है कि एयरलाइंस अब उन यात्रियों से व्हीलचेयर के लिए शुल्क ले सकती हैं जिन्हें असल में विकलांगता नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि व्हीलचेयर सीमित संख्या में होती हैं और वो जरूरतमंद दिव्यांग यात्रियों के लिए उपलब्ध रहें। हवाई अड्डों को भी एम्बुलिफ्ट और सही साइनेज सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये भी जरूरी है। चलिए अब आज की आखिरी चर्चा पर आते हैं, जो हमारी खाद्य प्रणालियों और पृथ्वी पर उनके असर से जुड़ी है। ईट लैंसेट कमीशन की 2025 की रिपोर्ट कुछ गंभीर चेतावनी दे रही है। जी, रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये है कि हमारी खाद्य प्रणालियां यानी भोजन उगाने, बनाने और खाने का पूरा सिस्टम हमारे धरती की सहन करने की सीमाओं यानी प्लैनेटरी बाउंड्रीज को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ा? कितना बड़ा? रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 में से 5 सीमाएं जो हम लांघ चुके हैं, उनके लिए खाद्य प्रणालियां ही जिम्मेदार है। बाप रे, भारत के लिए इसमें क्या खास बात है? क्या भारत का प्रदर्शन ठीक है? रिपोर्ट में भारत का जिक्र नाइट्रोजन के अत्यधिक इस्तेमाल और कीटनाशकों के प्रदूषण के मामले में खराब प्रदर्शन के लिए किया गया है। साथ ही दुनिया भर में जो 50-60% प्रकृति को अक्षुण्ण रखने की जरूरत है, भारत उससे भटक गया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और वो सेफ एंड जस्ट स्पेस वाली बात? हाँ, रिपोर्ट ये भी कहती है कि दुनिया की 1% से भी कम आबादी ऐसी जगह रहती है जहां भोजन की जरूरतें टिकाऊ तरीके से पूरी होती हैं। तो रिपोर्ट का सुझाव क्या है? क्या करना चाहिए? रिपोर्ट का मुख्य आह्वान है कि खाद्य प्रणालियों में बदलाव करते समय जस्टिस यानी न्याय को केंद्र में रखा जाए। मतलब बदलाव ऐसे हों जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों और सभी लोगों, खासकर कमजोर तबकों के लिए भी उचित हों। तो आज हमने कई सारे मुद्दों पर नजर डाली। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और अखंडता से लेकर व्यक्तिगत प्रजनन अधिकारों तक, किशोर न्याय की पेचीदगियों से लेकर ऑनलाइन गेमिंग के नियमों तक, और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की आहट से लेकर पर्यावरण बचाने की चुनौतियों और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण जैसे विज्ञान के रहस्यों तक। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि चाहे मतदाता सूची को सही रखना हो, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक जरूरतों में संतुलन बनाना हो, प्रकृति के रहस्यों को समझना हो या दुनिया की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देनी हो, तकनीक, कानून और शासन के बीच का आपसी जुड़ाव लगातार बदल रहा है और गहरा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम शासन चलाने, विज्ञान को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए तकनीक पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि मानवीय सूझबूझ, नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत आज़ादी के लिए भी पर्याप्त जगह बची रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्षता और सटीकता की दौड़ में हम अनजाने में उन्हीं मूल्यों को पीछे छोड़ दें जिन्हें हम बचाना चाहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सोचने के लिए। इसी विचार के साथ अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।